हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर फाइन। कैसे हैं आप? सब बढ़िया। देखिए, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी फेडरलिज्म। फेडरलिज्म इज ए चैप्टर ऑफ योर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, क्लास 10th। सोशल साइंस में आपके क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 है, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का लोकतांत्रिक राजनीति, फेडरलिज्म। सो स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज फेडरलिज्म? In simple words, federalism is a kind of power sharing arrangement. Please listen carefully, listen to it very carefully. Federalism, संघवाद, federalism is a kind of power sharing arrangement. सत्ता या शक्ति के बंटवारे का प्रबंध, सत्ता या शक्ति के बंटवारे का प्रबंध है ये। फेडरलिज्म is an arrangement. Federalism is an arrangement by which power is shared. Power is shared. अब पावर तो शेयर की जाती है। Who share this powers? Who shares this power? ये पावर शेयर कौन करता है? ये शक्ति का बंटवारा करता कौन कौन है? तो देखिए, पावर शेयरिंग अरेंजमेंट, this power sharing arrangements is between the governments at different levels in a nation. Please try to understand. किसी एक देश में सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच शक्ति का बंटवारा होता है। किसी एक देश में, in the same nation. Please watch it very carefully. In the same nation, the power is shared between the governments at different levels. एक ही देश में सरकार के विभिन्न गवर्नमेंट्स के डिफरेंट लेवल्स जो होते हैं, उनके बीच में ये पावर शेयर की जाती है। और जब हम इस पावर को शेयर करते हैं तो ये पावर शेयरिंग अरेंजमेंट ही आपका संघवाद कहलाता है, फेडरलिज्म कहलाता है। फेडरलिज्म इज ए काइंड ऑफ पावर शेयरिंग अरेंजमेंट। फेडरलिज्म ब्रिंग्स बैलेंस ऑफ पावर। इससे सत्ता का संतुलन आता है, बैलेंस आता है। नाउ हाउ कम इट ब्रिंग्स बैलेंस? सी, इफ वी विल नॉट शेयर पावर, देन द पावर विल बी कॉन्सेंट्रेटेड इन ए फ्यू हैंड्स और इन वन पर्सन ओनली। ऐसा भी हो सकता है। यू मस्ट हैव हर्ड द नेम ऑफ हिटलर। हिटलर का नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने। तो ऐसा भी हो सकता है कि सारी पावर एक आदमी के पास ही आ जाए। द होल पावर विल कॉन्सेंट्रेट इन द हैंड्स ऑफ ए सिंगल पर्सन। और ऐसा भी हो सकता है कि सारी पावर कुछ लोगों के हाथ में आ जाए। द पावर कॉन्सेंट्रेट्स इन फ्यू हैंड्स एंड दैट इज नॉट ए बैलेंस ऑफ पावर, दैट इज इम्बैलेंस ऑफ पावर। वो शक्ति का असंतुलन है। दैट इज नॉट हेल्दी। वो अच्छा नहीं है। किसके लिए? एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए, देश के लोगों के लिए अच्छा नहीं है वो। ठीक है, तो इसीलिए वी अडॉप्ट फेडरलिज्म वेयर वी शेयर द पावर। नाउ अगेन लुक एट वेरी केयरफुली। इट इज ए पावर शेयरिंग अरेंजमेंट बिटवीन द गवर्नमेंट्स एट डिफरेंट लेवल्स इन ए नेशन, सेम नेशन में। अच्छा, आप इसे तो समझ गए, यू हैव गॉट दिस। अब ये गवर्नमेंट्स के बीच में कैसे, कौन कौन से लेवल्स होते हैं इनके? विच लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट शेयर पावर्स? सो जनरली देयर आर टू लेवल्स ऑफ पावर्स। जनरली देयर आर ओनली टू लेवल्स ऑफ पावर्स। वन इज योर सेंट्रल गवर्नमेंट और इट इज कॉल्ड यूनियन गवर्नमेंट। एंड जो सेकेंड टाइप है, इसे वेरियस नेम से जाना जाता है। इट इज नोन बाय वेरियस नेम्स। इसे कई नामों से जाना जाता है डिफरेंट कंट्रीज में। कहीं पर इसे प्रोविंस गवर्नमेंट कहते हैं, कहीं पर रीजनल गवर्नमेंट कहते हैं, कहीं पर इसे स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं। ठीक है, ये आपकी, अगर आप ध्यान दें तो ये आपकी एक तो केंद्र सरकार होती है, केंद्रीय सरकार होती है, जिसे आप संघ सरकार भी कहते हैं, केंद्रीय सरकार या संघ सरकार। और एक आपकी राज्य सरकार होती है, प्रांत की सरकार, क्षेत्रीय सरकार। सो
ये जो दो लेवल्स हैं इनके बीच में जनरली पावर शेयर की जाती है. द पावर इज शेयर्ड बिटवीन दीज टू लेवल्स इन जनरल. वन इज सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द सेकेंड इज स्टेट गवर्नमेंट. ये दो लेवल्स होते हैं. अब इससे फेडरलिज्म की डेफिनेशन निकल कर आती है जो आपको एग्जाम में लिखनी है. फेडरलिज्म इज ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट. फेडरलिज्म इज ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट in which the power is divided between a central authority and various constituent units of the country. I hope you are getting this. Federalism is a system of government in which the power is divided between a central authority and various constituent units of the country. संघवाद या संघीय शासन व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जहां पर सर्वोच्च सत्ता यानी कि पावर, सर्वोच्च सत्ता है वो बांट दी जाती है या बट जाती है. किन किन के बीच? एक तो एक केंद्रीय प्राधिकार होता है आपका केंद्रीय प्राधिकार होता है और उसकी विभिन्न इकाइयां होती हैं. तो हिंदी में क्या इसका बनेगा? संघवाद या संघीय शासन व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जहां सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकार और उसकी विभिन्न इकाइयों के बीच बंट जाती है. जहां सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकार और उसकी विभिन्न इकाइयों के बीच बंट जाती है. ये जो फेडरलिज्म है, संघवाद है, ये आपका डेमोक्रेसी लाता है. डेमोक्रेसी तभी तो आएगी ना जब पावर शेयर की जाएगी. अभी भी अगर बच्चों को समझ नहीं आया तो मैं और एग्जांपल देता हूं आपको. ज्यादातर लोगों को समझ आ गया होगा, लेकिन फिर भी अगर नहीं आया है तो चलिए आगे और एग्जांपल देखते हैं. लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ इंडिया. इंडिया का देखिए. इंडिया में एक आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है कि नहीं? देयर इज अ सेंट्रल गवर्नमेंट इन इंडिया, या वी विल कॉल इट यूनियन गवर्नमेंट, वेयर वी हैव प्राइम मिनिस्टर एंड पार्लियामेंट एंड प्रेसिडेंट. ये आपका यूनियन लेवल है, सेंट्रल लेवल. हु इज अवर प्राइम मिनिस्टर? श्री नरेंद्र मोदी जी इज आवर प्राइम मिनिस्टर. ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. हमारी एक पार्लियामेंट है, संसद है हमारी एक, और हमारे एक राष्ट्रपति हैं. ये यूनियन लेवल है. अभी हमारे यहां स्टेट गवर्नमेंट्स भी होती हैं. वी ऑल्सो हैव स्टेट गवर्नमेंट्स. In state governments we have CMs because PM is only one, CMs are many. We have legislative assemblies जिसे आप हिंदी में कहते हैं विधानसभा. We have legislative assemblies and we have one governor for each state जिसे हम राज्यपाल कहते हैं. सो आप देखिए इस तरह से इंडिया में भी दो लेवल्स हैं. बाद में इंडिया में एक तीसरा लेवल भी बनाया गया है पंचायत का और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस का, नगर निगम का. लेकिन अभी हम दो लेवल्स की बात करेंगे. वी विल टॉक अबाउट ओनली टू लेवल्स. यूनियन लेवल है जहां पे प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, एंड एट द रीजनल लेवल वी हैव स्टेट गवर्नमेंट्स वेयर वी हैव डिफरेंट चीफ मिनिस्टर्स, we have different legislative assemblies and we have different governor. ये देखिए दो लेवल्स होते हैं. और आपने पीएम के बारे में तो सुन लिया, सीएम्स का देखिए, आप स्टेट्स का देखिए. स्टेट्स आपको पता है स्टेट्स कौन कौन सी हैं? वी हैव बिहार, वी हैव महाराष्ट्र, वी हैव पंजाब, वी हैव हिमाचल, वी हैव केरला, तमिलनाडु. सो वी हैव सो मेनी स्टेट्स. ओके,
ये स्टेट लेवल का गवर्नमेंट्स का लेवल है। यहां पे देखिए, जैसे कि मिसाल के तौर पर, फॉर एग्जांपल, श्री अरविंद केजरीवाल इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली। ओके, श्री नीतीश कुमार जी इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। श्री उद्धव ठाकरे जी इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र। कैप्टन अमरिंदर सिंह इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब। योगी आदित्यनाथ जी इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश। सो वी हैव डिफरेंट चीफ मिनिस्टर्स फॉर डिफरेंट स्टेट्स एंड वी हैव ओनली वन पीएम फॉर द होल कंट्री एट द यूनियन लेवल। अब इनके बीच में पावर शेयर की जाती है, एक पावर शेयरिंग अरेंजमेंट इनके बीच में है। और वो पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैसे पता लगेगा? हाउ विल वी कम टू नो? द पावर शेयरिंग अरेंजमेंट इज वी कम टू नो थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। संविधान में लिखा है कि इनके बीच में क्या क्या पावर शेयर की जाएंगी। आगे जाकर आप पढ़ेंगे, आगे जाकर वी विल स्टडी दैट देयर आर थ्री लिस्ट बनी हुई है, थ्री। एक यूनियन लिस्ट, एक स्टेट लिस्ट और एक कॉन्करेंट लिस्ट। केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, ये आगे जाकर आप पढ़ेंगे। यूनियन लिस्ट में जो मैटर्स होते हैं उन पर सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। स्टेट लिस्ट में जो मैटर होते हैं उनमें स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। कॉन्करेंट लिस्ट में, समवर्ती सूची में जो मैटर्स होते हैं उसमें दोनों यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही लॉज बना सकते हैं कॉन्करेंट लिस्ट में। और इंडिया में ये सिस्टम है कि अगर दोनों के लॉज में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट है, इफ देयर इज ए कॉन्फ्लिक्ट, then the law of union government will prevail. The law of union government will prevail. मतलब ये है कि स्टेट गवर्नमेंट का कानून नहीं चलेगा, फिर यूनियन गवर्नमेंट का कानून चलेगा अगर कोई टकराव होता है, देयर इज ए कॉन्फ्लिक्ट। ये लिस्ट आपकी आगे जाकर आएंगी। ये मैंने आपको एग्जांपल दिया है फेडरलिज्म को समझाने के लिए कि इंडिया में किस तरह से फेडरलिज्म है। ओके, आगे जाकर हम इसे क्या होती है ये लिस्ट डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए लिस्ट का काम आपका खत्म है। तो अभी आप ये समझ चुके होंगे अब तक कि फेडरलिज्म क्या होता है। ठीक है, तो फेडरलिज्म मैंने आपको समझा दिया। अच्छा, अगर फेडरलिज्म हर जगह है क्या दुनिया में? डज फेडरलिज्म एग्जिस्ट इन एवरी कंट्री ऑफ वर्ल्ड? नो, दुनिया के हर देश में फेडरलिज्म नहीं है। ठीक है, आपकी बुक अगर आप देखें तो आपकी बुक में ये दिया हुआ है, ये देखिए, ये आपकी बुक है, ये आपका चैप्टर है फेडरलिज्म का। फेडरलिज्म पेज नंबर 13, इट इज योर बुक डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। ओके, इसमें आपका एक चैप्टर दिया हुआ है फेडरलिज्म, पेज नंबर 13। तो पेज नंबर 14 पे आप देखेंगे ये इसमें लिस्ट, ये मैप दिया हुआ है कहां कहां फेडरलिज्म है। ये आप अपनी बुक में देख लीजिएगा, यहां अगर क्लियरली नहीं दिख रहा। ठीक है, तो इसमें आपको दिखेगा ये जो रेड पार्ट्स हो रहे हैं ना, रेड, जितने एरियाज रेड हो रहे हैं इन सब में फेडरलिज्म है। जो व्हाइट वाले हैं उनमें फेडरलिज्म नहीं है। ठीक है, इसने क्वेश्चन भी पूछा है आपसे कि ओनली 25 कंट्रीज, 192 में से 25 कंट्रीज में फेडरलिज्म है। और आप देखिए बड़े बड़े देशों में फेडरलिज्म नहीं है। इसने पूछा है ऐसा देश बताइए, तो मैं आपको बता दूं, इंडिया का नेबर है चाइना। चाइना में फेडरलिज्म नहीं है। देयर इज नो फेडरलिज्म इन चाइना, देयर इज नो फेडरलिज्म इन चाइना। ठीक है, ब्रिटेन में भी फेडरलिज्म नहीं है, इंग्लैंड में भी फेडरलिज्म नहीं है। अब सवाल यह है कि इन देशों में फेडरलिज्म नहीं है तो यहां क्या चल रहा है? फिर इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम क्या कहेंगे? तो देखिए, जहां पर फेडरलिज्म नहीं होता
वहां हम कहते हैं वी हैव यूनिटरी सिस्टम। इसे हम कहते हैं एकात्मक व्यवस्था। Please try to understand what I am saying, that where there is no federal system, there is unitary system. That is called unitary system, एकात्मक व्यवस्था। अब आप अपने आप समझ जाइए, it is understood that unitary system is opposite to federalism, जहां पे पावर शेयर नहीं की जाती, पावर शेयर नहीं की जाती, where there is no sharing of power, that is called unitary system. In unitary system only the central government has the complete power. सारी की सारी पावर आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में आ जाती है। ये जो स्टेट लेवल्स की गवर्नमेंट होती हैं, ये या तो होती ही नहीं है वहां पर, या तो देर इज नो स्टेट गवर्नमेंट और रीजनल गवर्नमेंट, ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट। वो भी यूनिटरी सिस्टम होता है, दैट इज ऑल्सो यूनिटरी सिस्टम। एंड इवन इफ देयर आर प्रोविंस गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, अगर है भी तो दे हैव नो पावर्स और दे हैव वेरी लेस पावर, बहुत कम पावर होती है इनके पास। और अगर इनके पास पावर होती भी है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही इन्हें देती है, और जब सेंट्रल गवर्नमेंट देती है तो वो फेडरलिज्म नहीं होता है। फेडरलिज्म तब है जब कॉन्स्टिट्यूशन में रिटन हो कि आपकी क्या पावर्स हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट इनसे वापस नहीं ले सकती। सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट टेक बैक दीज पावर्स, सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट स्नैच द पावर्स फ्रॉम द स्टेट्स इफ इट इज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है तो वो पावर इनसे ये नहीं ली जा सकती आसानी से। उसके लिए फिर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करना पड़ता है, जो कि बहुत मुश्किल काम है, इतना आसान काम नहीं है। लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं दी है स्टेट गवर्नमेंट को, इफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज इटसेल्फ गिवन द पावर टू स्टेट गवर्नमेंट्स, इट कैन स्नैच बैक एनी टाइम, फिर तो ये कभी भी छीन सकती है इनसे। तो वो भी फेडरलिज्म नहीं होता है, वो भी यूनिटरी सिस्टम ही होता है। तो ज्यादातर कंट्रीज में, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दिया था मैंने आपको, ब्रिटेन, चाइना, यहां पर यूनिटरी सिस्टम है। इवन श्रीलंका में भी यूनिटरी सिस्टम है। लास्ट चैप्टर में आपने पढ़ा था, यू हैव रेड इट इन द लास्ट चैप्टर। ये वो कंट्रीज है यूनिटरी सिस्टम से चलती हैं, ये फेडरलिज्म का अपोजिट है। तो अगर आप अपनी बुक में देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है, ये देखिए पेज नंबर 15 पर लिखा हुआ है, ये आपका यूनिटरी सिस्टम के बारे में लिखा हुआ है। इसे आप पढ़ लीजिए, समझ आ जाएगा, क्योंकि मैं आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं। पढ़ना आपको बुक में से ही है, पढ़ना आपको बुक में से ही है। मैं आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं, उसके बाद आप बुक में से पढ़ेंगे, इसमें से या किसी गाइड में से पढ़ेंगे, किसी भी हेल्पिंग मटेरियल में से पढ़ेंगे, आपको समझ आ जाएगा कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो। देखिए ये लिखा हुआ है, ये पढ़ लीजिएगा, ये आपको समझ आ जाएगा। यहां पर आपका यूनिटरी सिस्टम के बारे में लिखा है, इसमें लिखा हुआ है कि यूनिटरी सिस्टम क्या होता है और कैसे होता है, वही सब लिखा हुआ है जो मैंने बताया कि। और इसमें एक चीज और लिखी है कि फेडरल सिस्टम में स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर नहीं दे सकती, जबकि यूनिटरी सिस्टम में दे सकती है और मानना पड़ता है स्टेट गवर्नमेंट को। स्टेट गवर्नमेंट इज बाउंड टू फॉलो द ऑर्डर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इन यूनिटरी सिस्टम, ओके। और इसमें यह भी लिखा है तो एक ही लेवल होता है गवर्नमेंट का। तो आप मेरे ख्याल से आप समझ चुके होंगे कि यूनिटरी सिस्टम क्या होता है और फेडरल सिस्टम क्या होता है। बताइए यहां तक क्लियर है आपको? अगर यहां तक क्लियर है तभी आगे का समझ आएगा। तो आई होप आपको यहां तक समझ आ गया होगा। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आया है तो प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर जरूर बताइएगा कि आपको क्या समझ नहीं आया है, क्या आया है। और जल्दी ही हो सकता है मैं आपका एक व्हाट्सएप पर या टेलीग्राम पर ग्रुप भी बनाऊं जहां पर आप ज्वाइन हो सकें। तो आप देखते रहिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जब भी बनेगा मैं उसका लिंक डाल दूंगा। इसके अलावा बहुत से स्टूडेंट्स के पास हो सकता है बुक्स ना हो, कोरोना का टाइम चल रहा है, तो
बुक्स की पीडीएफ भी आपको ग्रुप में मिल जाएंगी जब आप ग्रुप ज्वाइन करेंगे, ठीक है। वहां आपको एनसीईआरटी की बुक्स की पीडीएफ मैं अवेल करा दूंगा, तो आप चेक करते रहिएगा। या तो इस वीडियो में या नेक्स्ट वीडियो में मैं ग्रुप का लिंक डाल दूंगा और ये बुक्स का लिंक भी डाल दूंगा, आप चेक करते रहिएगा, ठीक है। मैंने आपको बता दिया है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आपका बड़ा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आ सकता है। तो व्हाट आर द फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। तो देखिए फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म भी आपकी बुक में ही दी हुई है, देखिए इसी पेज नंबर 15 पर। लेट अस लुक एट द सम ऑफ द की फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये सारी यहां पर लिखी हुई हैं। अब मेरा काम है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना, इनको पढ़ना आपने ही है, याद आपने ही करना है। तो मैं आपको एक एक करके इनके कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूं। देखिए पहला इसमें क्या लिखा है, पहला इसमें ये कहता है कि देयर आर 2 और मोर लेवल्स और टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट। तो ये तो मैं आपको समझा ही चुका हूं कि गवर्नमेंट के कितने लेवल्स होते हैं, 2 लेवल्स होते हैं। यही बात लिखी है, ये तो अपने आप ही क्लियर है। अगर 2 लेवल नहीं है तो वो फेडरल गवर्नमेंट नहीं है। देयर शुड बी एटलीस्ट 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। सेकेंड पॉइंट देखिए, सेकेंड पॉइंट आपको कहता है डिफरेंट टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन्स। बिल्कुल ठीक बात है, टीयर्स गवर्नमेंट के डिफरेंट जरूर है, लेकिन सेम सिटीजन्स को गवर्न करते हैं वो। नहीं समझ आया? चलिए मैं समझाता हूं। मान लीजिए बिहार को ले लीजिए, एक एग्जांपल ऑफ बिहार में जितने भी लोग रहते हैं, मान लीजिए, मुझे एग्जैक्ट पॉपुलेशन याद नहीं आ रही है, लेकिन मान लीजिए बिहार में 6 करोड़ लोग रहते हैं। और ये जो 6 करोड़ सिटीजन्स हैं, इनको कौन गवर्न कर रहा है? बिहार गवर्नमेंट। जी बिल्कुल, बिहार गवर्नमेंट गवर्न कर रही है ना, लेकिन साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट भी इन्हें गवर्न कर रही है। बोथ द गवर्नमेंट्स आर गवर्निंग दीज सेम सेट ऑफ सिटीजन्स। ये सेम सेट ऑफ सिटीजन्स को दोनों गवर्न करते हैं। दोनों की मैंने आपको बताई थी पावर्स कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन कर दी गई हैं, इनकी लिस्ट बना दी गई है। और भी कई तरीके हैं, लेकिन मेन तो ये लिस्ट का ही है। ये लिस्ट जो मैंने आपको बताई थी अभी 3, ठीक है। इस तरह से ये, और वो लिस्ट क्या है असल में, वो लिस्ट जो मैंने बताई थी वो इनका ज्यूरिसडिक्शन है। ज्यूरिसडिक्शन है इनका अधिकार क्षेत्र है। एक तो बिहार का एरिया, द एरिया ऑफ बिहार, द पॉपुलेशन ऑफ बिहार। एक तो इनका क्षेत्र, एक जनसंख्या, ये ज्यूरिसडिक्शन है। दिस इज द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ बिहार गवर्नमेंट। और इंडिया की गवर्नमेंट का ज्यूरिसडिक्शन तो पूरा इंडिया ही है, लेकिन अगेन मैंने बताया कि पावर शेयर अरेंजमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में दे दिया गया है। मैंने आपको लिस्ट बताई थी, ठीक है। और ये भी बताया है किस तरह से यहाँ पीएम होंगे, यहाँ सीएम होंगे, यहाँ पार्लियामेंट होगी, यहाँ लेजिस्लेटिव असेंबली होगी। अब ये सेम सेट ऑफ सिटीजन्स हैं, यही आपका लिखा है। देखिए, डिफरेंट टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन्स बट ईच टीयर हैज इट्स ओन ज्यूरिसडिक्शन। ये जो आपका ज्यूरिसडिक्शन लिखा है, दिस वर्ड ज्यूरिसडिक्शन, ये मैंने आपको बताया। इसकी डेफिनेशन यहां भी दे रखी है, ठीक है, ग्लॉसरी में दे रखी है आपकी डेफिनेशन। ज्यूरिसडिक्शन मैंने आपको बताया, एक तो ये एरिया, पॉपुलेशन, और एक जो लिस्ट बताई थी मैंने आपको, उन लिस्ट के हिसाब से कि स्टेट लिस्ट का ज्यूरिसडिक्शन स्टेट गवर्नमेंट का है, और जो यूनियन लिस्ट थी उसका ज्यूरिसडिक्शन यूनियन गवर्नमेंट का है, ठीक है। डिफरेंट टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन्स बट ईच टीयर हैज इट्स ओन ज्यूरिसडिक्शन इन स्पेसिफिक मैटर्स ऑफ लेजिस्लेशन, टैक्सेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। हाँ, वो जो मैंने आपको लिस्ट बताई थी वो लेजिस्लेशन था। लेजिस्लेशन मतलब टू एनेक्ट द लॉ, कानून बनाना। एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स एडमिनिस्टर करना, हाउ टू रन दैट पर्टिकुलर स्टेट। प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन माने प्रशासन। और टैक्सेशन तो आप जानते ही हैं, कर, जैसे इनकम टैक्स, हाउस टैक्स, वेल्थ टैक्स, वो टैक्सेशन में आता है। थर्ड पॉइंट देखिए, द jurisdictions of the respective levels or tiers of government are specified in the
कॉन्स्टिट्यूशन, वही तो मैंने आपको बताया था, कॉन्स्टिट्यूशन। तो jurisdiction is mentioned in the constitution. If the jurisdiction is mentioned in the constitution, then only it is federalism. If the jurisdiction is not mentioned in the constitution, it is not federalism. प्लीज ध्यान से समझिए, अगर अधिकार क्षेत्र jurisdiction constitution में mentioned है तभी वो फेडरलिज्म कहलाएगा। अगर jurisdiction constitution में mentioned नहीं है, इसमें नहीं है अगर, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी मर्जी से अपना jurisdiction और स्टेट गवर्नमेंट का jurisdiction बना दिया है, तो वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट कभी भी उसे चेंज कर सकती है जब जी चाहे, at its own will the central government can change that jurisdiction if the jurisdiction is not mentioned in the constitution. आप लोग समझ रहे हैं? तो यही लिखा है इसमें, the jurisdiction of the respective levels or tiers of government are specified in the constitution. So the existence and authority of each tier of government is constitutionally guaranteed. इसको मार्क कर लीजिए, constitutionally guaranteed. कॉन्स्टिट्यूशन ने गारंटी दे रखी है, कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से गारंटी है। क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से गारंटी है। गारंटी समझते हैं ना आप लोग? जब कोई भी प्रोडक्ट आप खरीदते हैं, कोई मोबाइल खरीदते हैं, तो साथ में वारंटी मिलती है ना, वारंटी एक गारंटी होती है। पहले तो गारंटी होती थी, अब गारंटी नहीं मिलती है, वारंटी मिलती है। तो गारंटी है कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से दैट योर पावर शेयरिंग अरेंजमेंट इज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। आपकी ये पावर्स हैं, यू हैव दिस पावर्स, यू हैव दिस पावर्स, यू हैव दीस पावर्स, यू हैव दैट पावर्स। ये कॉन्स्टिट्यूशन ने गारंटीड कर रखी है। ऐसा नहीं है कि स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट का जब मना छीन ले। फोर्थ पॉइंट देखिए, द फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी unilaterally changed by one level of government. Such changes require the consent of both the levels of government. ये कह रहा है कि जो फंडामेंटल प्रोविजंस है कॉन्स्टिट्यूशन के, वो यूनिलैटरली, एक वर्ड आया है यहां पर, यूनिलैटरली, इसका मतलब होता है एक तरफा। ये कह रहा है कि जो फंडामेंटल प्रोविजन है, जो बेसिक प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन के, वो एक तरफा चेंज नहीं किए जा सकते किसी भी एक लेवल की तरफ से, ना ये ना ये, एक तरफा चेंज नहीं कर सकता, तभी वो फेडरलिज्म है। अगर चेंज करना है, चेंज हो सकता है क्या? बताइए, कॉन्स्टिट्यूशन में जो मेंशन है पावर शेयरिंग अरेंजमेंट, क्या वो चेंज हो सकता है? आप मुझे ये बताइए, फेडरलिज्म में। जी हाँ, बिल्कुल चेंज हो सकता है। ऐसा नहीं है कि चेंज नहीं हो सकता, कि एक बार जो संविधान में लिख गया वो जिंदगी भर के लिए या जब तक दुनिया चलेगी तब तक के लिए वो बन गया। ऐसा नहीं है। संविधान में लिखा हुआ चेंज हो सकता है, लेकिन यूनिलैटरली चेंज नहीं हो सकता, एक तरफा चेंज नहीं हो सकता कि अगर ये चाहे मैं चेंज कर दूं, ये चाहे मैं चेंज कर दूं, ऐसा नहीं हो सकता। दोनों को आपस में एक अंडरस्टैंडिंग बनानी होगी और दोनों को आपस में मिलजुल कर बातचीत कर कर इसको अपनी कंसेंट से एग्रीमेंट बनाकर चेंज अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। इसी को फेडरलिज्म कहते हैं। दोनों के पास पावर है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करना चाहती है, फंडामेंटल प्रोविजन, तो उसे स्टेट गवर्नमेंट से भी कंसेंट लेनी होगी। आगे देखिए, कोर्ट्स हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पावर्स ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। ये फिफ्थ पॉइंट है आपका। फिफ्थ पॉइंट है, द हाईएस्ट कोर्ट्स एक्ट्स एज एन एम्पायर इफ डिस्प्यूट्स अराइज बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इन द एक्सरसाइज ऑफ देयर रेस्पेक्टिव पावर्स। सिंपल सी बात है, मैच होता है आपका क्रिकेट मैच, उसमें आपका एम्पायर होता है। क्यों खड़ा करते हैं एम्पायर को? क्या जरूरत क्या है एम्पायर की? What is the need of the empire? एम्पायर की नीड है अगर कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, या जिसे आप ऑल्सो कॉल्ड डिस्प्यूट। अभी बॉलर ने बॉल डाली, बॉलर ने बॉल डाल दी और बैट्समैन के पैड पर जाकर लगती है। कहां? पैड पर जाकर। अब एलबीडब्ल्यू की अपील होती है। उसमें क्या होता है? बैट्समैन कहता है आई एम नॉट आउट, और बॉलर क्या कहता है? ही इज आउट, ही इज एलबीडब्ल्यू।
दिस इज ए डिस्प्यूट, दिस इज ए सिचुएशन ऑफ डिस्प्यूट, ये कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन है, उसमें डिसीजन कौन देगा? एम्पायर। अगर एम्पायर ने कर दिया दैट मीन्स आउट। अब तो खैर थर्ड एम्पायर का भी सिस्टम आ गया है, पहले नहीं था ये, पहले जो एम्पायर उंगली उठा देता था तो वो आउट होता था, तो एम्पायर डिसीजन करता है। इसी तरह से फेडरलिज्म में अगर कॉन्फ्लिक्ट हो जाए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट लेवल्स के बीच में, डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट हो जाए, तो एम्पायर कौन है यहां पर? एम्पायर यहां पर है कोर्ट्स, ठीक है, कोर्ट्स विल डिसाइड। और इसमें भी स्पेशली इंडिया में खास तौर से हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट। देखिए सुप्रीम कोर्ट एक ही है, हाई कोर्ट हर स्टेट का, लगभग हर स्टेट का, ऐसा नहीं है कि हर स्टेट का अपना है, वो एक अलग चीज है। कभी कभी कई स्टेट्स के लिए एक ही हाई कोर्ट होता है, लेकिन मोटा मोटा ब्रॉड मैं आपको बता रहा हूं कि हाई कोर्ट्स जो स्टेट्स के लिए होते हैं और सुप्रीम कोर्ट एक ही होता है, ठीक है। तो ये लोग एम्पायर का काम करते हैं। क्या एम्पायर का काम करते हैं? ये लोग कोई कानून बना रहे हैं और ये कहते हैं ये कानून तो हम बना सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है हालांकि, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, ऐसे तो मैच के रूल भी होते हैं, मैच के भी रूल होते हैं ना, तब भी वह एम्पायर होता है ना। तो ऐसे ही लिखा होने के बाद भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, मैच के रूल भी तो रिटन में होते हैं, इसी तरह से यहां भी कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है, उसके बाद भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। तो कॉन्फ्लिक्ट को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है, ये इंटरप्रेट करते हैं, ये इंटरप्रेट करते हैं, एक तरह से ये व्याख्या करते हैं जो संविधान में लिखा हुआ है उसकी, और ये जो इंटरप्रेट करते हैं वो फाइनल माना जाता है। स्पेशली सुप्रीम कोर्ट जो इंटरप्रिटेशन दे देता है वो फाइनल मानी जाती है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को भी माननी पड़ती है और स्टेट गवर्नमेंट को भी माननी पड़ती है। तो यही आपका लिखा है, देखिए 5th पॉइंट आपका यही है, देखिए कोर्ट्स हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पावर्स ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। इंटरप्रेट करती है कोर्ट्स। द हाईएस्ट कोर्ट हमारे यहाँ क्या है? सुप्रीम कोर्ट एक्ट्स एज एन एम्पायर इफ डिस्प्यूट्स अराइज बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इन द एक्सरसाइज ऑफ देयर रेस्पेक्टिव पावर्स। आई होप आपको क्लियर है। और जो 6th पॉइंट है वो भी आपका यही है, सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड टू एंश्योर इट्स फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी क्या होती है? वित्तीय स्वायत्तता, वित्तीय रूप से कितनी आजादी है आपको। रेवेन्यू क्या होती है आपकी? रेवेन्यू आपकी इनकम होती है, आय, ठीक है। तो क्या जो रेवेन्यू है उसका सोर्स क्या है? तो देखिए रेवेन्यू के ऊपर आप ये समझ लीजिए, रेवेन्यू से ही तो गवर्नमेंट रन होती है। गवर्नमेंट कैसे रन होगी? बाय रेवेन्यू। इसको मैं कर दूं क्लियर, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, आई होप ये आप क्लियर है। चलिए अब देखिए बिहार, मैंने आपको बताया था मुझे एग्जैक्ट पॉपुलेशन नहीं पता है, मान लीजिए बिहार की 6 करोड़ जनसंख्या है, ठीक है। अब इसके लिए रेवेन्यू चाहिए ना, ये रेवेन्यू, वी नीड रेवेन्यू टू रन द गवर्नमेंट। तो ये रेवेन्यू कहां से आएगी? तो इसके लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन कर दिया गया है कि इसके क्या सोर्स होंगे। यही आपकी बुक में लिखा है कि sources of revenue of each level of government are clearly specified to ensure its financial autonomy। उससे क्या होता है? फाइनेंशियल ऑटोनॉमी बनी रहती है। ऐसा नहीं है कि ये हमेशा सेंटर से भीख मांगते नजर आएंगे, ऐसा नहीं है, इनकी ऑटोनॉमी बनी रहे, इसलिए ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। देखिए ये जो 6 पॉइंट मैंने आपको कराए हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है फेडरलिज्म की फीचर्स के, और ये आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। अब जो 7th पॉइंट है आपका वो भी एक अच्छा पॉइंट है, उसमें इन्होंने थोड़ा डीप में गए हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको कॉन्सेंट्रेट ज्यादा करना पड़ेगा, यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट मच मोर इसको समझने के लिए। इसे पढ़ ही लेते हैं। ये 7th पॉइंट है आपका, 7th पॉइंट पेज नंबर
15। देखिए मैं बुक में से ही पढ़ा रहा हूं आपको, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी की बुक अच्छी है आपकी, कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर करा रहा हूं। इसके बाद आप इसे किसी भी गाइड में से पढ़ेंगे आपको समझ आएगा, ट्रस्ट मी। पढ़िए यहां पर 7 पॉइंट। द फेडरल सिस्टम दस हैज ड्यूअल ऑब्जेक्टिव्स। ड्यूअल जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, ड्यूअल क्या होता है, दोहरा, ये ड्यूअल ऑब्जेक्टिव्स, दोहरा, दोहरा है, दोहरा ऑब्जेक्टिव है, टू साइडेड, ठीक है, टू साइडेड ऑब्जेक्टिव्स। पहला क्या है, टू सेव गार्ड एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री। पहला क्या है, कंट्री की यूनिटी को सेव गार्ड करना और उसे प्रमोट करना, देश की एकता की रक्षा करना और उसको बढ़ावा देना, ठीक है, देश एक रहे, देश टूट ना जाए। अगर हम फेडरलिज्म सिस्टम नहीं रखेंगे, अगर हम इंडिया जैसे कंट्री में सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देंगे, स्टेट्स के पास पावर्स नहीं होंगी। आप देखते हैं ना इंडिया में कितनी तरह के डाइवर्सिटी है, कितनी तरह के धर्म हैं, कितनी तरह के रिलीजन हैं, मतलब कास्ट हैं, जातियां हैं, कितनी तरह की लैंग्वेजेस हैं, भाषाएं हैं। अगर हम यहाँ पर सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देंगे तो ये लोग जो स्टेट के लोग हैं ये अपने आप को अलग थलग, आइसोलेटेड फील कर सकते हैं। फिर ये क्या करेंगे, फिर ये मूवमेंट करेंगे, मोर्चा निकालेंगे, एजिटेशन करेंगे, तो उससे देश की यूनिटी खतरे में पड़ सकती है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? तो देश की यूनिटी, तो पहला ऑब्जेक्टिव है टू सेफगार्ड एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री व्हाइल एट द सेम टाइम एकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी। ये तो मैंने आपको बता ही दिया, रीजनल डाइवर्सिटी के बारे में अभी मैंने आपको बताया। रीजनल डाइवर्सिटी क्या होती है, जो रिलीजन है आपके, जो कास्ट हैं, जो लैंग्वेजेस हैं, और देखिए मैं आपको क्या बता रहा था, रिलीजन, कास्ट, लैंग्वेजेस, और आपके देखिए कल्चर्स होते हैं। तो ये इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम डाइवर्सिटी कहते हैं। और देखिए दुनिया के किसी देश में इतनी डाइवर्सिटी नहीं है जितनी इंडिया में है, ये आप भी जानते हैं। तो इस डाइवर्सिटी को एकोमोडेट करना होता है, इसको इकट्ठा करके रखना होता है, संभाल कर रखना होता है, इसमें बैलेंस बनाकर रखना होता है। समझ रहे हैं आप लोग? तो ये डाइवर्सिटी को एकोमोडेट करना होता है, ठीक है। एकोमोडेट का मतलब है उसे, एकोमोडेट को आप समझ लीजिए, उसको सेव गार्ड करना और उसे मेंटेन करके रखना, ये एकोमोडेट होता है। एकोमोडेट में क्या होता है कि किसी को किसी से परेशानी ना हो, ऐसा ना हो किसी को लगे, किसी एक रिलीजन या किसी लैंग्वेज को लगे दैट वी आर बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड, कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, ऐसा ना लगे। एकोमोडेट का मतलब है दे कैन लिव विथ पीस एंड हार्मनी, पीस एंड हार्मनी, शांति और सद्भावना के साथ ये रह सके। अलग अलग रिलीजन के लोग, अलग अलग कास्ट के लोग, अलग अलग लैंग्वेजेस के लोग, अलग अलग कल्चर्स के लोग, उसी को कहते हैं एकोमोडेट करना। तो फेडरलिज्म में इट इज easier to accommodate, यूनिटरी सिस्टम में इट इज नॉट इजी। आगे देखिए, therefore two aspects are crucial for the institution and practice of federalism। दो एस्पेक्ट क्रूशियल हैं फेडरलिज्म के लिए। गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स शुड एग्री टू सम रूल्स ऑफ पावर शेयरिंग, ठीक है। गवर्नमेंट जो डिफरेंट लेवल्स पर होती हैं वो कुछ रूल्स पर एग्री हो जाएं पावर शेयरिंग के। दे शुड ऑल्सो ट्रस्ट दैट ईच वुड अबाइड बाय इट्स पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट, और उनके बीच में ट्रस्ट होना चाहिए कि अपने अपने पार्ट के एग्रीमेंट को अबाइड करेंगे, उसका पालन करेंगे। एन आइडियल फेडरल सिस्टम हैज बोथ एस्पेक्ट्स, म्यूचुअल ट्रस्ट एंड अग्रीमेंट टू लिव टुगेदर। एक आइडियल फेडरल सिस्टम में दोनों एस्पेक्ट होते हैं, म्यूचुअल ट्रस्ट, आपसी भरोसा, एंड अग्रीमेंट टू लिव टुगेदर, एक साथ रहने का समझौता। दे हैव एन एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर। ज्यादा मुझे इसमें समझाने की जरूरत नहीं है आपको, आई होप आप समझ जाएंगे। तो ये आपका मैंने मोटा मोटा बताया आपको फेडरलिज्म क्या होता है। अब सवाल ये आता है कि इंडिया को क्या एक फेडरल कंट्री बनाता है। ये आपका नेक्स्ट है, पेज नंबर 16 पर है, व्हाट मेक्स इंडिया ए फेडरल कंट्री।
ये है आपका टॉपिक। इससे पहले आपका यहां पर कमिंग टुगेदर फेडरेशंस और होल्डिंग टुगेदर फेडरेशंस भी दे रखा है। तो थोड़ा सा अब हम इस पर रोशनी डालेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है मुझे लग रहा है, लेकिन देखिए अगर आपको समझ आ रहा है तो इससे अच्छी बात कोई नहीं हो सकती। थोड़ा सा आप पेशेंस रखिए और देखिए इसे। और वैसे भी ये वीडियो है, आप पॉज कर सकते हैं, थोड़ी देर बाद देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको समझ आ रहा है तो लंबे की परवाह मत कीजिए प्लीज। देखिए मैं आपको बता रहा था ये व्हाट मेक्स इंडिया ए फेडरल कंट्री, पेज नंबर 16। इंडिया को क्या एक फेडरल कंट्री बनाता है? तो देखिए इसमें अगर हम पढ़ें, वी हैव अर्लियर सीन, ये पढ़ रहा हूं मैं, ठीक है। We have earlier seen how small countries like Belgium and Sri Lanka face so many problems of managing diversity। हमने देखा था बेल्जियम और श्रीलंका जैसे छोटे छोटे देश किस तरह से डाइवर्सिटी की प्रॉब्लम्स को मैनेज करते हैं, उनको सॉल्व करते हैं। डाइवर्सिटी, यही डाइवर्सिटी की मैं बात कर रहा हूं। इस इतनी डाइवर्सिटी इन छोटे छोटे देशों में है। आपको पता है बेल्जियम कितना बड़ा है? आप बताइए, आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, बेल्जियम कितना बड़ा है बताइए मुझे। और अगर इसके एरिया की बात करें बेल्जियम के, तो बेल्जियम का एरिया, बेल्जियम का जो एरिया है वो हरियाणा के एरिया से भी छोटा है। यानी हरियाणा का एरिया ज्यादा है और बेल्जियम का एरिया कम है। और पॉपुलेशन में मैंने आपको बताया बेल्जियम की पॉपुलेशन हरियाणा की पॉपुलेशन की लगभग आधी है। आधी, हाफ पॉपुलेशन है बेल्जियम की। बेल्जियम की पॉपुलेशन हरियाणा की पॉपुलेशन की ऑलमोस्ट हाफ है, आधी है। एरिया भी कम है इसका। अब आप मुझे बताइए, आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि कैसे इनको प्रॉब्लम्स आती हैं डाइवर्सिटीज को एकोमोडेट करने में। ये डाइवर्सिटीज को एकोमोडेट करते हैं, इन्हें कितनी प्रॉब्लम्स आती हैं, ये आपका फर्स्ट चैप्टर है, आप पढ़ चुके हैं। अच्छा, ऐसे ही आपका श्रीलंका का केस था। श्रीलंका में भी डाइवर्सिटीज को एकोमोडेट करने में कितनी प्रॉब्लम आई थी, कितने कॉन्फ्लिक्ट्स हुए थे, सिविल वॉर तक, गृह युद्ध तक हो गया था वहां पर। तो आप बताइए, श्रीलंका भी आपको पता ही है भारत के नीचे है, छोटा सा देश है। अब देखिए भारत कितना बड़ा देश है, कितनी पॉपुलेशन है भारत की। कोई कहता है 120 करोड़, कोई कहता है 125 करोड़, कोई कहता है 135 करोड़, लगभग इसी के रेंज में। आप 125 करोड़, 125 करोड़ एज्यूम कर लीजिए पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। अब आप मुझे बताइए, एक तो एरिया इतना ज्यादा, एरिया आपको पता है इंडिया कितना है। इंडिया का एरिया करीबन 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर, ऐसे ही कुछ समथिंग में आता है। आपका ज्योग्राफी का पार्ट है, ठीक है। बहुत बड़ा देश है एरिया में, और पॉपुलेशन आपकी इतनी ज्यादा। अब बताइए, जब बेल्जियम और श्रीलंका में इतनी प्रॉब्लम आ रही थी तो इंडिया में कितनी प्रॉब्लम आएंगी, आप बताइए मुझे। थोड़ा सोच कर देखिए, इंटरेस्टिंग पार्ट है। कितनी प्रॉब्लम्स आएंगी। तो यही आपको बताया जा रहा है कि इंडिया जैसी कंट्री जहां पे इतने सारे रिलीजन, इतनी सारी कास्ट, इतनी सारी लैंग्वेज, इतने सारे कल्चर्स, वहां पर कितनी डाइवर्सिटी है और उसे कैसे एकोमोडेट किया जाएगा और पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैसे किया जाएगा। छोटे देश में ये करना आसान होगा या इंडिया जैसे बड़े देश में करना आसान होगा? डेफिनेटली छोटे देश में आसान होगा। इट इज इजियर टू डू एकोमोडेशन इन स्मॉल कंट्रीज और इट इज डिफिकल्ट टू डू इट इन ए कंट्री लाइक इंडिया और अमेरिका। यहां पर मुश्किल है, ठीक है। तो कैसे कैसे किया गया है। अब क्योंकि इंडिया एक इतनी बड़ी कंट्री है तो मैंने आपको 3 लिस्ट बताई थी अभी थोड़ी देर पहले। एक यूनियन लिस्ट, एक स्टेट लिस्ट और एक कॉनकरेंट लिस्ट। केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इंडिया में भी इस तरह की लिस्ट बन रही है। यूनियन लिस्ट में वो इश्यूज आते हैं, वो मैटर्स आते हैं जिन पर खाली यूनियन गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। स्टेट लिस्ट में जिनमें स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। कॉनकरेंट में दोनों बना सकते हैं, लेकिन अगर कोई डिस्प्यूट है
तो यूनियन गवर्नमेंट का लॉ, सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ प्रिवेल करेगा। अभी हम इस पर भी आएंगे, इसमें क्या क्या है। देखिए यूनियन लिस्ट जो है उसमें आपका डिफेंस का सारा आ जाता है, रेलवे का सारा आ जाता है, ठीक है। और क्या क्या आता है इसमें, देखिए आपकी बुक पे भी लिखा हुआ है, फॉरेन अफेयर्स, फॉरेन अफेयर्स, विदेशी मामले। आपको पता है अगर किसी और दूसरी कंट्री से कोई एग्रीमेंट करना है तो वो सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट फॉरेन कंट्री से एग्रीमेंट नहीं कर सकती, करती भी है विद द परमिशन ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। ओके, तो देखिए आपको लग रहा होगा कम्युनिकेशन, तो ज्यादातर इंपॉर्टेंट चीजें यूनियन गवर्नमेंट के हाथ में, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं दे रखी हैं। तो इंडिया में जो फेडरलिज्म है, इंडिया में जो फेडरलिज्म है वो केंद्र की तरफ झुका हुआ है, मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स सेंटर। इंडिया में इक्वल पावर्स डिस्ट्रीब्यूट नहीं करी है कॉन्स्टिट्यूशन ने, सेंटर और स्टेट में इक्वल पावर्स। फेडरलिज्म है जो अमेरिका का है, वहां पे इक्वल पावर्स हैं। इंडिया के फेडरलिज्म में केंद्र की तरफ झुका हुआ है, केंद्र के पास ज्यादा शक्तियां हैं, मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स सेंटर। अब ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है, इसके कई रीजंस होते हैं, ठीक है। देखिए केंद्र की तरफ झुका होने के कई रीजन हो सकते हैं, कुछ हिस्टोरिकल रीजंस होते हैं, कुछ लॉजिकल रीजंस होते हैं, कुछ प्रैक्टिकल रीजंस होते हैं। इंडिया कंट्री इतना बड़ा था, और देखिए इंडिया गुलाम था, इंडिया वॉज एन अंडर द रूल ऑफ ब्रिटिश। ओके, ब्रिटिश गवर्नमेंट रूल करती थी। अभी अभी आजाद हुआ था 1947 में, तो उसके बाद ये सोचा गया इंडिया जो है मैं आपको बता दूं, इंडिया इज इक्वल टू आ होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म। इस चीज को समझिए, इंडिया क्या है? एक होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म है। अब ये होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म क्या होता है और इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं? तो देखिए ये आपकी बुक में ही है, आपके सिलेबस में है, मैं आपको दिखा देता हूं। पेज नंबर 15 पर है, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशंस और कमिंग टुगेदर फेडरेशंस। ये इस टॉपिक से पहले हैं, लेकिन मैं आपको इन दोनों चैप्टर्स को, इन दोनों टॉपिक्स को रिलेट कर कर पढ़ा रहा हूं, ताकि आपको ये भी समझ आ जाए और ये भी आसानी से समझ आ जाए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसीलिए मैंने आपको पहले इंडिया के बारे में बताया, और बताया कि इंडिया एक होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है, फेडरलिज्म है। होल्डिंग टुगेदर क्या होता है अब तक तो आप समझ गए होंगे, जहां पे सेंटर के पास ज्यादा पावर्स होती हैं। और सिंपल सी बात है, उसके बाद आपका कमिंग टुगेदर फेडरेशन कौन सा हो गया? कमिंग टुगेदर कहां? जहां दोनों के पास इक्वल्स पावर होती हैं, जहां दोनों के पास इक्वल पावर्स होती हैं। दोनों कौन? सेंटर और स्टेट। तो इसमें देखिए आपके एग्जांपल भी लिखे हुए हैं, यूएसए में, स्विट्जरलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में कमिंग टुगेदर है, और आपके इंडिया में, स्पेन में, बेल्जियम में होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है, ठीक है। देखिए जिनके पास बुक है वो बुक में देखें, जिनके पास बुक नहीं है जल्दी मैं उनके लिए एक व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप बनाऊंगा, उसमें ये सारे पीडीएफ्स आपको अवेलेबल होंगे। तो डिस्क्रिप्शन में देखिएगा, आपको ग्रुप मिलेगा, उसे ज्वाइन करिए। वहां पर आपको सारी पीडीएफ्स और आपको वर्ड मीनिंग्स मिलेंगे इसके अलावा आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे उस ग्रुप में। और उस ग्रुप में आपका अगर कोई डाउट है तो वो डाउट भी आप उसमें डाल सकते हैं, लिखकर भेज सकते हैं मुझे। जब भी समय मिलेगा, जब भी टाइम मिलेगा, मैं उस डाउट को भी क्लियर करूंगा। काफी बेनिफिट्स हैं उस ग्रुप को आपको ज्वाइन करने के, ठीक है। चलिए वापस आते हैं।
होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म जो कि इंडिया है, उसमें सेंटर के पास ज्यादा पावर होती है, और कमिंग टुगेदर फेडरेशन में दोनों के पास इक्वल पावर्स होती हैं। अब ये बनते कैसे हैं? क्या सिर्फ यही बात है? नहीं, यही बात नहीं है। बनते कैसे हैं? देखिए, होल्डिंग टुगेदर अगर आ जाए क्या है, तो पहली बात तो ये है कि सेंटर के पास ज्यादा पावर होती है, इतना तो आप समझ गए। होल्डिंग टुगेदर में क्या होता है कि एक नेशन है, मान लीजिए इंडिया था आजादी के बाद, ठीक है? देखिए मैप मुझसे ठीक से नहीं बन रहा है, आप समझ जाइएगा। ये इंडिया है। अब देखिए, इंडिया में अगर आपको याद हो तो प्रिंसिली स्टेट्स हुआ करते थे। देयर वर प्रिंसिली स्टेट्स, देसी रियासतें हुआ करती थी इंडिया में, और करीबन करीबन 560 के करीब 560 प्रिंसिली स्टेट्स थी। भोपाल की रियासत, हैदराबाद की रियासत, कश्मीर की रियासत, अगर आपको याद हो तो, ठीक है? इस तरह से रियासतों में रजवाड़े हुआ करते थे, प्रिंसेस हुआ करते थे। तो वो क्या कहते थे? वो कहते थे एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, ना हम इंडिया में शामिल होंगे, ना हम पाकिस्तान में शामिल होंगे, हम तो अपना अलग देश बनाएंगे। वो इस तरह से कहते थे। आजादी के टाइम आपको पता हो, देखिए थोड़ा आपके 10th के लेवल से ऊपर की बातें हैं, लेकिन फिर भी आपको पता होनी चाहिए। जब आजादी मिली थी, व्हेन वी गॉट इंडिपेंडेंस, तो हमारा डिवीजन हो गया था, पार्टीशन हो गया था, और पाकिस्तान एक अलग नेशन बन गया था। तो इनको लिबर्टी मिली थी प्रिंसिपली स्टेट्स को, इंडिया में जाओ या पाकिस्तान में जाओ। जैसे कश्मीर को लिबर्टी मिली थी, कश्मीर में आज तक डिस्प्यूट चल रहा है कश्मीर को लेकर, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, समझते हैं आप लोग? ऐसे ही और प्रिंसिपली स्टेट्स थे, तो उनको भारत के साथ होल्ड टुगेदर करके रखना था, उनको जोड़कर रखना था। तो उसमें एक सेंट्रल अथॉरिटी थी, वो उन सबके पास जाती थी और उनसे कहती थी हमारे पास इकट्ठे हो जाओ। आपको पता होगा ये काम करने का श्रेय भारत के जो फर्स्ट होम मिनिस्टर थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है, ठीक है? उन्होंने इन सारी प्रिंसिपली स्टेट्स को और दूसरे स्टेट्स को जोड़कर, होल्ड टुगेदर कर एक सेंटर में लाए और एक नेशन बनाया। तो इसको कहते हैं होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, जो इंडिया आपका एग्जांपल है। तो इसमें नेचुरली सेंटर अपने पास ज्यादा पावर रखना चाहेगा, क्योंकि उसे बांध कर रखना है पूरे सिस्टम को, उसे डर है कि कहीं अलग ना हो जाए, इसलिए सेंटर के पास ज्यादा पावर होती है। और कमिंग टुगेदर आपका क्या होता है? कमिंग टुगेदर वो होता है जहां पे डिफरेंट स्टेट्स हैं, वो सब आपस में मिल के फैसला करते हैं कि हम अपनी एक सेंट्रल अथॉरिटी बनाएंगे, हम खुद बनाएंगे, ठीक है? हम मिलकर अपनी एक सेंट्रल अथॉरिटी बनाकर अपना एक देश बनाएंगे। वी विल मेक आवर ओन कंट्री। व्हेन दीज यूनिट्स डिसाइड्स, like in America, this happened in America, like New York, Washington, California, okay? So these all units decided that we will choose a center and we will make a nation. ये जब साथ आके इन्होंने खुद एक देश बनाया, तो उसे हम कमिंग टुगेदर कहते हैं। यहाँ डेफिनेटली इक्वल पावर्स होंगी, ये क्यों सेंटर को ज्यादा पावर देंगे? सोचने वाली बात है। तो यही है, ठीक है? अब आप बुक में से पढ़ेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है? बैलेंस ऑफ पावर जो है वो ज्यादा कहां होगा? कमिंग टुगेदर वाले में, और होल्डिंग टुगेदर वाले में सेंटर के पास ज्यादा पावर होंगी। ये आप बुक में से पढ़ेंगे, आपको समझ आ जाएगा। आप देशों के नाम याद कर लीजिए, इंडिया, स्पेन और बेल्जियम, यहां होल्डिंग टुगेदर है। यूएसए, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया, यहां पर क्या है? कमिंग टुगेदर, ठीक है? बुक में से पढ़िएगा, यहां से ये आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मैं दोबारा पढ़ के आपको बोर नहीं करना चाहता, ठीक है? फिर भी कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे होल्डिंग टुगेदर और कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म में क्या डिफरेंस होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो मैं आपका करा रहा था, व्हाट मेक्स इंडिया ए फेडरल कंट्री। तो देखिए, मैं यही बता रहा था आपको, इंडिया में इतनी डाइवर्सिटी है, ठीक है? इसको मैनेज करना बहुत मुश्किल है। चलिए इसी में से पढ़ लेते हैं।
ये देखिए यहां पे लिखा आपका लेट अस बिगिन विद द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो यहां पे आपसे कह रहा है लेट अस बिगिन विद द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन से शुरुआत करते हैं। तो पहली बात तो इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन है और रिटन में है। एंड इंडिया रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज द लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। सबसे बड़ा लिखित संविधान दुनिया का कहीं है तो भारत में है। ठीक है, पहली शर्त पूरी हो गई, कॉन्स्टिट्यूशन है। उसके बाद क्या कहता है, इंडिया हैज एमर्ज एज एन इंडिपेंडेंट नेशन आफ्टर ए पेनफुल एंड ब्लडी पार्टीशन। एक बहुत पेनफुल और ब्लडी खून से भरा हुआ पार्टीशन हुआ था और उसके बाद आजाद हुआ था। सून आफ्टर इंडिपेंडेंस सेवरल प्रिंसिली स्टेट्स बिकेम ए पार्ट ऑफ द कंट्री। प्रिंसिली स्टेट्स बताया था ना मैंने आपको, रजवाड़े, वो भारत के पार्ट बने या बनाए गए। द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्ड इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स ऑल्दो इट डिड नॉट यूज द वर्ड फेडरेशन। द इंडियन यूनियन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ फेडरलिज्म। देखिए इंडिया को क्या डिक्लेयर किया गया है, यूनियन ऑफ स्टेट्स। कहां पे डिक्लेयर किया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में। कॉन्स्टिट्यूशन में डिक्लेयर किया गया है यूनियन ऑफ स्टेट्स। यहां पे फेडरलिज्म वर्ड यूज नहीं किया गया है, ना ही फेडरेशन वर्ड यूज किया गया है। तो क्या इंडिया में फेडरलिज्म नहीं है? इंडिया में फेडरलिज्म है, क्योंकि इंडिया बेस्ड है फेडरलिज्म के प्रिंसिपल्स पर। लेकिन क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इंडिया का जो फेडरलिज्म है वो होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म है, वो होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म है, इसीलिए थोड़ा सा ये इट इज ए लिटिल बिट टिल्टेड इंक्लाइन टुवर्ड्स द सेंटर। सेंटर के पास थोड़ी सी ज्यादा पावर है, इसीलिए ये होल्डिंग टुगेदर है। और कैसे ये होल्डिंग टुगेदर था ये मैं आपको बताया था अभी, किस तरह से ये होल्डिंग टुगेदर था। ये कमिंग टुगेदर नहीं था अमेरिका की तरह। तो फेडरलिज्म के प्रिंसिपल्स पर है बेस्ड, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या मेंशन किया गया है, यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो यही ये कह रहा है, द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्ड इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स ऑल्दो इट डिड नॉट यूज द वर्ड फेडरेशन। द इंडियन यूनियन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ फेडरलिज्म। अब इसमें ये आगे ये कहता है लेट अस गो बैक टू द 7 फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। गो बैक का मतलब है अटेंशन पे करना, ध्यान देते हैं। जो प्रिंसिपल अभी हमने पढ़े थे, कौन से पढ़े थे, ये वाले प्रिंसिपल पढ़े थे। देखते हैं वेदर इंडिया लिव अप टू दीज प्रिंसिपल्स और नॉट। क्या इंडिया इन स्टैंडर्ड्स पर खरा उतरता है या नहीं खरा उतरता, तो यही आपको बताया है आगे। वी कैन सी दैट ऑल दीज फीचर्स अप्लाई टू द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सारे फीचर्स अप्लाई होते हैं। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली प्रोवाइडेड ए 2-tier सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, द यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट्स हैव मेनी नेम्स। यूनियन गवर्नमेंट्स के कई नाम होते हैं, केंद्रीय सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, इसे हम यूनियन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। फिर स्टेट गवर्नमेंट्स। लेटर ए 3rd tier ऑफ फेडरलिज्म वाज एडेड इन द फॉर्म ऑफ पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज। और बाद में तो एक तीसरा टीयर भी जोड़ दिया गया, एक तीसरा टीयर भी ऐड कर दिया गया फेडरलिज्म का, जिसे हम पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज कहते हैं। जब ये तीसरा टीयर ऐड किया गया उसी को हम डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया कहते हैं। जब ये तीसरा टीयर ऐड किया गया उसी को हम डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण भारत में डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया कहते हैं। जब ये तीसरा टीयर ऐड किया गया इसी को, ठीक है। देखिए यहां पर लिखा है व्हेन पावर इज टेकन अवे फ्रॉम सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट्स एंड गिवन टू लोकल गवर्नमेंट्स इट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। पेज नंबर 24 पर डेफिनेशन लिखी हुई है। ये मैंने आपको हल्का सा यहीं पे समझा दिया था कि रिलेटेड था, इससे आपको यहीं से समझ आ जाएगा। व्हेन पावर इज टेकन अवे फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स एंड गिवन टू लोकल गवर्नमेंट्स इट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। जब राज्य सरकार और केंद्र सरकार से पावर लेकर स्थानीय सरकार को दे दी जाती है तो इसे विकेंद्रीकरण कहते हैं। तो ये आपका यहां पर बोल रहा है, ये मैं आगे पढ़ाऊंगा डिटेल में, फिलहाल मैंने आपको हल्का सा इसको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है। ये आपका डिसेंट्रलाइजेशन है, ठीक है। तीसरा टीयर भी जोड़ दिया गया। अब आप बताइए, बाकी देशों में तो 2 ही लेवल्स होते हैं, इंडिया में तो एक तीसरा लेवल भी जोड़ दिया गया, एक 3rd टीयर जोड़ दिया गया।
पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज, पंचायत और नगर निगम। तो है इंडिया में फेडरलिज्म के प्रिंसिपल्स, ठीक है। और एज इन एनी फेडरेशन दीज डिफरेंट टीयर्स एंजॉय सेपरेट ज्यूरिसडिक्शन, सेपरेट ज्यूरिसडिक्शन है इन सबके। ज्यूरिसडिक्शन मैंने आपको बता रखा है, अधिकार क्षेत्र सेपरेट है इन सबके या नहीं है। लिस्ट बताई थी ना मैंने आपको, 3 लिस्ट, अभी और बताऊंगा। बाकी ये देखिए, एक पीएम होता है, सीएम्स होते हैं, पार्लियामेंट, विधानसभा, प्रेसिडेंट, गवर्नर, इनके सबके ज्यूरिसडिक्शन बता रखे हैं। The Constitution clearly provided a threefold distribution of legislative powers between the union governments and the state governments। ये threefold distribution की बात कर रहा है, 3 तरफा बंटवारा शक्तियों का। ये वही है लिस्ट आपकी आगे दे रखी है आपकी, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। देखिए वही है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। अब ये मैं आपको समझा चुका हूं, दोबारा समझाने की जरूरत नहीं है। इसके आप एग्जांपल्स देख लीजिए क्या क्या लिखे हैं, लिखे हुए हैं यूनियन लिस्ट में। यूनियन लिस्ट में देखिए नेशनल इंपॉर्टेंस के डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, करेंसी। इसके लिए एक यूनिफॉर्म पॉलिसी चाहिए हमें पूरे देश में, एक रूप पॉलिसी चाहिए, यूनिफॉर्म, जो जिसमें ज्यादा अंतर ना हो सबके लिए, एक यूनिफॉर्म पॉलिसी चाहिए। यूनिफॉर्म क्या होता है, स्कूल में आप यूनिफॉर्म पहनते हैं, स्कूल में आप यूनिफॉर्म पहनते हैं ना। यूनिफॉर्म क्यों पहनते हैं, ताकि सब देश के नहीं, स्कूल के सारे बच्चे एक जैसे लगे, उनमें कोई भेदभाव ना हो। तो इसलिए इन सारी चीजों में हमें एक यूनिफॉर्म पॉलिसी चाहिए, इसलिए सारे मैटर यूनियन लिस्ट में डाले गए हैं। इन पर केवल यूनियन गवर्नमेंट ही लॉ बना सकती है। स्टेट लिस्ट में लोकल इंपॉर्टेंस के इश्यूज, जैसे आपका पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, ये आएगा आपके एग्जाम में कि यूनियन लिस्ट में और स्टेट लिस्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। स्टेट लिस्ट में पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, ठीक है, इन पर स्टेट गवर्नमेंट ही कानून बना सकती है। कॉनकरेंट लिस्ट, समवर्ती सूची, इसमें वो है जिसमें बोथ द यूनियन गवर्नमेंट्स एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट्स कैन मेक द लॉ। इसमें दोनों गवर्नमेंट्स लॉ बना सकती हैं। क्या है इसमें, एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियंस, मैरिज, एडॉप्शन, सक्सेशन। बेसिकली ये आपका शिक्षा का, जंगलों का, ट्रेड यूनियंस, शादी ब्याह, गोद लेना, सक्सेशन। और इधर थोड़ा मैं आपका स्टेट लिस्ट में थोड़ा हिंदी में क्लियर कर दूं आपको। पुलिस आपको पता है, ट्रेड माने व्यापार, कॉमर्स भी वही होता है व्यापार, एग्रीकल्चर कृषि को कहते हैं, इरिगेशन सिंचाई को कहते हैं। और इधर अगर आप देखें हिंदी में थोड़ा सा नेशनल इंपॉर्टेंस के, राष्ट्रीय महत्व के, डिफेंस रक्षा, फॉरेन अफेयर्स विदेशी मामले, बैंकिंग, कम्युनिकेशन माने संचार, करेंसी, जो करेंसी होती है आपकी रुपया। नोट आपके सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट छापती है, कोई स्टेट गवर्नमेंट नोट नहीं छाप सकती, ना ही सिक्के बना सकती है, सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट ही ऐसा कर सकती है। तो ये 3 तो आपको हो गई है। अभी कॉन्करेंट लिस्ट में थोड़ी सी बात है, कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों बना सकते हैं, ठीक है। अब क्या हो कि कॉन्करेंट लिस्ट में स्टेट गवर्नमेंट ने भी लॉ बना दिया और सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी बना दिया, तो कि और डिस्प्यूट हो गया, दोनों अपने अपने कानूनों पर अड़ गए, डिस्प्यूट हो गया। अब अगर डिस्प्यूट हो गया तो उस डिस्प्यूट में कैसे सॉल्यूशन निकलेगा, तो कॉन्स्टिट्यूशन में ही दे रखा है, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में, कि अगर दोनों में डिस्प्यूट होगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो लॉ है दैट विल प्रिवेल, द लॉ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट विल प्रिवेल, केंद्र सरकार का कानून चलेगा, क्योंकि इंडिया एक होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म है इसलिए। जबकि अमेरिका में कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म है। अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या मेंशन है, अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन है कि अगर डिस्प्यूट होता है कॉन्करेंट लिस्ट में तो स्टेट गवर्नमेंट का लॉ चलेगा। जी हाँ, अमेरिका में स्टेट गवर्नमेंट का लॉ चलेगा, वहां कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म है, डिस्ट्रीब्यूशन में बैलेंस है। इंडिया में इट इज मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स द
सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये मैं बार बार आपको इसीलिए बता रहा हूं, होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म है तो कॉन्करेंट लिस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट की चलेगी। अब जब हम व्हेन वी गॉट इंडिपेंडेंस, जब हमें आजादी मिली थी, तब जो जो सब्जेक्ट लोगों के दिमाग में आ रहे थे वो उन्होंने लिस्ट में रख दिए। अब कुछ सब्जेक्ट ऐसे भी तो हो सकते हैं जो बाद में बने, इट इज पॉसिबल ना दैट सम सब्जेक्ट्स विल emerge in the future। अब जैसे when we got independence, did we have computers? No, we didn't have computers। उस समय हमारे पास कंप्यूटर्स नहीं थे। The makers of the constitution were very intelligent and scholar, काफी विद्वान और इंटेलिजेंट थे। उन्हें पता था कुछ सब्जेक्ट फ्यूचर में आ सकते हैं। उन्होंने कहा फ्यूचर में कुछ सब्जेक्ट आएंगे, फ्यूचर में कुछ सब्जेक्ट्स आएंगे, उनका क्या होगा, वो कौन सी लिस्ट में जाएंगे। उन्होंने कहा उसको हम रेजिडुरी लिस्ट करेंगे, अवशिष्ट। रेजिडुरी लिस्ट भी कह सकते हैं, रेजिडुरी पावर भी कह सकते हैं। अवशिष्ट शक्तियां जैसे कि कंप्यूटर्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मोबाइल्स, ये सब बाद में आया है ना, आफ्टर 1947, आफ्टर 1950 जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था। तो जितने भी इस तरह के सब्जेक्ट्स आएंगे, जैसे आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, ये बाद में आया ना आपका, ठीक है। तो ये सारे आपके जितने भी हैं जो ये रेजिडुरी लिस्ट में जाएंगे, अवशिष्ट शक्तियां। अब इंडिया में होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म, रेजिडुरी लिस्ट में जितने सब्जेक्ट आएंगे उसमें सिर्फ ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट कैन मेक लॉज, सिर्फ केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है रेजिडुरी लिस्ट में। जबकि अमेरिका में इन पर स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाती है, क्योंकि वहां कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म है। तो इंडिया में फिर मैं आपको बता रहा हूं, सेंटर के फेवर में थोड़ा सा है बैलेंस ऑफ पावर। ये बैलेंस ऑफ पावर जो है, ये बैलेंस ऑफ पावर सेंटर के फेवर में थोड़ा सा ज्यादा है। तो रेजिडुरी लिस्ट पर भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही कानून बना सकती है। कॉन्करेंट पर तो दोनों बना सकते थे, कॉन्करेंट पर दोनों बना सकते थे, अगर डिस्प्यूट हो तो चलता सेंट्रल का था, लेकिन रेजिडुरी पर तो स्टेट बना ही नहीं सकता, सिर्फ सेंटर ही बना सकता है। इस चीज को आप समझ गए होंगे। ये सॉफ्टवेयर आपके आए, ठीक है ना, बाद में आए ये रेजिडुरी सब्जेक्ट्स। अब ये भी है कि जो होल्डिंग टुगेदर होता है वहां पे कई बार स्टेट्स के पास इक्वल पावर नहीं होती। आपने सुना होगा जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर में आर्टिकल 370 था कहा है मैंने, क्योंकि अब नहीं है, अब नहीं है। आपकी बुक में ओल्ड एडिशन में दे रखा है कि है, ठीक है। तो ये था, लेकिन 2019 में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इसको एबॉलिश कर दिया, या कह सकते हैं पार्लियामेंट ने इसे एबॉलिश कर दिया। इन दोनों ही केसेस में यूनियन गवर्नमेंट ने एबॉलिश किया, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या था, इसमें जम्मू और कश्मीर का अपना सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन था, इनका एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन था, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन से अलग, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन से अलग। अभी अमेरिका में क्या है, सेंटर का अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है और हर स्टेट का अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है। जबकि भारत में होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म रखा गया था, किसी स्टेट को ये छूट नहीं दी गई थी कि वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाए, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी, सेंटर का ही था कॉन्स्टिट्यूशन, स्टेट्स के अपने कॉन्स्टिट्यूशन नहीं थे, एक ही कॉन्स्टिट्यूशन था, मतलब आप ये लगा लीजिए। जबकि अमेरिका में स्टेट्स के अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, इंडिया में जम्मू और कश्मीर को ये फैसिलिटी दी गई थी कि उसका अपना कॉन्स्टिट्यूशन हो। तो वहां के कॉन्स्टिट्यूशन जब अलग था, जब था, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के बहुत से लॉज वहां नहीं चलते थे, ठीक है। लेकिन अभी ये हटा दिया गया है, तो अब जम्मू और कश्मीर में भी सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। बहुत सारी चीजें थी इसमें, जैसे कि बाहर के लोग, मतलब बिहार, महाराष्ट्र, दिल्ली के लोग वहां पर जमीन नहीं ले सकते थे, परमानेंटली वहां रह नहीं सकते थे, ठीक है ना। और बहुत से कानूनों के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को उनकी
कंसेंट लेनी पड़ती थी, ये बहुत सारी चीजें थी। अब ये नहीं है, अब ये हट चुका है जम्मू और कश्मीर से भी। तो अब आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा बैलेंस ज्यादा हो गया है, ठीक है। और देखिए सेंटर के पास ज्यादा पावर कैसे होती है। एक इंडिया में यूनियन टेरिटरीज का कॉन्सेप्ट है, केंद्र शासित प्रदेश। आपको पता है ना इंडिया में केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। अब फिलहाल की स्थिति तो ये है कि जम्मू और लद्दाख, पहले जम्मू और कश्मीर स्टेट था, अभी जम्मू और लद्दाख दोनों को भी यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है, ठीक है। तो अब ये भी यूनियन टेरिटरी है। और यूनियन टेरिटरीज कौन सी है? चंडीगढ़ है, दिल्ली भी एक यूनियन टेरिटरी है लेकिन इसको स्पेशल स्टेटस है। इसके अलावा आपने सुना होगा दमन एंड दीव, दादरा एंड नागर हवेली, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, ये सारे जितने भी यूनियन टेरिटरीज होते हैं ये कुछ छोटे छोटे एरियाज होते हैं और इनको अलग से स्टेट हुड का दर्जा नहीं मिलता है, इन्हें राज्य का दर्जा नहीं मिलता है। तो इन पर पूरी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट रूल करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट ही रूल करती है। देयर आर सम यूनिट्स ऑफ द इंडियन यूनियन विच एंजॉय वेरी लिटिल पावर, ये वही है, दे एंजॉय वेरी लिटिल पावर, बहुत कम शक्तियां इनके पास होती हैं, ठीक है। तो इनके पास स्टेटहुड की पावर नहीं होती और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही पावर्स होती हैं कि इनके लिए कानून बनाए, इन पर कैसे शासन करे। ये इंडिया की खासियतें हैं, मैं आपको बता रहा हूं। इन सब खासियतों के बावजूद भी इंडिया एक फेडरलिज्म है, लेकिन होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म है जहां केंद्र के पक्ष में ज्यादा शक्तियां है। अब देखिए, अब जो कॉन्स्टिट्यूशन में स्ट्रक्चर दिया हुआ है उसे चेंज करने की बात आई। तो क्या प्रिंसिपल था फेडरलिज्म का कि दोनों में से कोई भी एक तरफा यूनिलैटरली चेंज नहीं कर पाएगा। इंडिया में भी ऐसा ही है। अगर इसमें कुछ फंडामेंटल प्रोविजंस चेंज करने हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट अमेंडमेंट करती है स्पेशल मेजोरिटी से, ये वाली पार्लियामेंट 2/3 मेजोरिटी से। कितनी से? 2/3 मेजोरिटी से। और उसके बाद भी फिर ये जो है लेजिस्लेटिव असेंबलीज, विधानसभा, कम से कम आधी विधानसभाएं से पास करें, तब जाके फंडामेंटल प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन के इंडिया में चेंज होते हैं। समझ में आती है बात? तो है कि नहीं इंडिया फेडरलिज्म? बिल्कुल है, लेकिन होल्डिंग टुगेदर। इसके अलावा जो जुडिशरी वाली बात मैंने आपको बताई थी, तो इंडिया में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट है। मैंने आपको पहले बताया कोई भी डिस्प्यूट होता है इन दोनों के बीच में तो कौन सॉल्व करता है? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। एम्पायर की तरह काम करते हैं ना। और रेवेन्यू के सोर्सेज भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड हैं। इनके लिए तो है ही, इसके अलावा पंचायतों के लिए भी मेंशन्ड है और म्यूनिसिपैलिटीज, नगर निगम के लिए भी मेंशन्ड है। तो आप देखते हैं कि इंडिया एक फेडरलिज्म है। कॉन्स्टिट्यूशन में ये यूनियन ऑफ इंडिया करके लिखा हुआ है, फेडरेशन नहीं लिखा हुआ है। उसके बाद भी इंडिया फेडरलिज्म के प्रिंसिपल्स पर खरा उतरता है। इंडिया लिव्स अप टू द प्रिंसिपल्स ऑफ द फेडरलिज्म। ओके, सो इस तरह से इंडिया में फेडरलिज्म काम करता है। तो ये मैंने आपको फेडरलिज्म के बारे में बताया, बेसिक मीनिंग, फीचर्स, होल्डिंग टुगेदर, कमिंग टुगेदर, और इंडिया में फेडरलिज्म कैसे काम करता है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे अपने डाउट्स लिख सकते हैं। और अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आगे के सारे वीडियोस आपके पास आते रहें। इसके अलावा जल्दी ही मैं एक आपका व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप बनाऊंगा जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। उसमें आपको सारे पीडीएफ्स, सारे नोट्स, बुक्स के पीडीएफ, वर्ड मीनिंग और जो भी आपके डाउट्स होंगे उसमें वो सॉल्व करने की पूरी कोशिश की जाएगी। स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा और आपको ये सब समझ आया होगा। इसको मैंने आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है। इसको अब आप किसी भी बुक में से पढ़ लीजिए, किसी भी गाइड में से पढ़िए। आपको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन आप सोचे सिर्फ मैंने बता दिया है इससे आप एग्जाम दे लेंगे, ऐसा नहीं है। कोई अच्छी सी बुक एनसीईआरटी की हो या कोई गाइड हो, पढ़िए जरूर, आपको अब सारा समझ में आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी के साथ थैंक यू सो मच।
आपने अपना प्रेशियस टाइम दिया। जल्दी आपसे फिर मिलते हैं। बाय बाय एंड थैंक यू। अपना